अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। अल-क़साम ब्रिगेड ने गाजा में कई इसराइली फौजियों की गिरफ्तारी का किया दावा, इसराइल ने की तरदीद। जनूबी कोरिया में 3 मुमालिक का सरबराही इजलास, जापान के वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान के जनूबी सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने की पेशनगोई, जैकबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बांग्लादेश के जुनूब मगरिब में रेमल साइक्लोन तेजी से बढ़ रहा है। पापुआ न्यू गिनी में जमीन खिसकने के हादसे में 300 अफराद के जिंदा दफन हो जाने का खतरा, सैकड़ों लापता, इमदादी काम जारी। दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में लगी जबरदस्त आग, 7 बच्चे हलाक, कई जख्मी, कई बच्चों की हालत तशवीशनाक। ये इंतखाब आइन को बचाने का इंतखाब है, बीजेपी की इबरतनाक शिकस्त होगी, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मऊ में जलसे आम से किया खिताब, एसपी कांग्रेस पर पूर्वांचल को माफिया का इलाका बनाने का लगाया इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने गाजा में मजीद कई इसराइली फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बात अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने इतवार के रोज़ कही है, लेकिन तर्जुमान ने इसराइली फौजियों की इस हवाले से मुतय्यन तादाद नहीं बताई कि उसने कितने फौजियों को गिरफ्तार किया है। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फौजियों को गिरफ्तार करने का ये ताज़ा वाक़या शुमाली गज़ा के इलाके जबालिया में हफ्ते के रोज़ पेश आया, जिसके बाद उन्हें अल-क़साम ने महफूज जगह पहुंचा दिया। ताहम इसराइली फ़ौज ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। अल-क़साम के तर्जुमान के बयान के मुताबिक हमारे जंगजुओं ने सहयूनी फ़ौज को एक कार्रवाई के दौरान जा घेरा। ये कार्रवाई एक सुरंग में की गई। जब जंगजुओं ने महसूस किया कि इस जगह पर मौजूद तमाम इसराइली फ़ौजियों को हलाक या ज़ख्मी या गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो वापस पहुंच गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने इस दावे की फौरी तौर पर तरदीद कर दी। फ़ौज के जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। वाज़ेह है, अबू उबैदा तर्जमान अल-क़साम ब्रिगेड का ये बयान इस खबर के कई घंटे बाद सामने आया, जिसमें बताया गया है कि इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का नया सिलसिला इसी हफ्ते के आखिर तक शुरू होने जा रहा है। यमन के हौसी ग्रुप ने इतवार को सना में 100 से ज़्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। इस इक़दाम को कैदियों को माफ़ करने और उन्हें उनके अहल खाना के पास वापस भेजने के लिए एक तरफा इंसानी इक़दाम करार दिया गया। हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम कैदियों के उमूर की कमेटी के सरबराह अब्दुल कादिर ने कहा है कि इनमें से ज़्यादातर इंसानी बुनियादों पर मुकदमात में हैं, जिनमें बीमार, ज़ख्मी और बूढ़े भी शामिल हैं, जिसके बायस रिहाई का ऐलान किया गया। इन्होंने कहा है कि हिरासत में लिए गए अफराद सरकारी फौजी थे जो महात जंग पर पकड़े गए थे, लेकिन यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत का कहना है कि हिरासत में लिए गए अफराद फौजी नहीं थे बल्कि आम शहरी थे, जिन्हें हौसियों ने उनके घरों और काम की जगहों से उन्हें अगवा किया था। यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत में इंसानी हुकूक़ के नायब वज़ीर माजिद फ़दाइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि इन मुतासरीन को किसी भी नाम से रिहा करने से ये जुर्म ख़त्म नहीं हो जाता। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ICRC ने इतवार के रोज़
113 तनाज़ात से मुताल्लिक़ नज़रबंदों की एक तरफा रिहाई की तस्दीक़ की और एक बयान में कहा है कि उसने कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने में मदद की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी रहनुमा शी जिनपिंग से अपील की है कि वो आइंदा अमन सरबराही इजलास में शामिल हों, क्योंकि उनका मुल्क रूस के मुसलसल हमलों को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मास्को की अफवाज ने हालिया हफ्तों में मैदान जंग में पेशकदमी की है और यूक्रेनी शहरों पर फिजाई हमले तेज किए हैं और कीव को उम्मीद है कि जून में स्विट्जरलैंड में होने वाली मीटिंग में कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जुमेरात को रूसी फिजाई हमले में तबाह होने वाले प्रिंटिंग प्रेस की जली हुई बकायात के अंदर रिकॉर्डिंग की गई। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सरबराही इजलास में वाज़ेह हो जाएगा कि दुनिया में वाकई जंग को कौन ख़त्म करना चाहता है। इन्होंने कहा है कि मैं दुनिया के उन रहनुमाओं से अपील कर रहा हूं जो अभी तक आलमी अमन सरबराही इजलास की आलमी कोशिशों से अलग थलग हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा सहफ़रीक़ी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इतवार को जनूबी कोरिया पहुंच गए, जहां जनूबी कोरिया के सदर से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक जापानी वज़ीर-ए-आज़म चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक अपने अपने मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। ये समिट ऐसे वक्त हो रही है जब जनूबी कोरिया और जापान तारीख़ी तनाज़ात की वजह से टूटे हुए ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के साथ सहफ़रीक़ी सरबराही इजलास से एक रोज़ कबल इतवार को जनूबी कोरिया के सदर योन सिंक योल से सिविल में सदारती दफ्तर में मुलाकात की। जनूबी कोरिया और चीन के दरमियान ताल्लुक़ात 2017 में तनाव का शिकार हो गए थे। ली इस सरबराही इजलास के लिए पहले दिन में सियोल पहुंचे थे। ये 4 साल से ज़ायद अरसे में पहली सहफ़रीक़ी बातचीत है। इनकी आखिरी सहफ़रीक़ी सरबराही मुलाकात 2019 में हुई थी। हमसाया ममालिक ने इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 2008 में शुरू होने वाले हर साल एक सरबराही इजलास मुनक़्क़िद करने पर इत्तेफ़ाक़ किया था, लेकिन कोविड-19 और दूसरे मसाइल की वजह से इस पर अमल नहीं हो सका। पाकिस्तान भर में इतवार को शदीद गर्मी की लहर जारी रही। मौसमी हुक्काम ने जनूबी सूबे सिंध के कुछ हिस्सों में दर्ज हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की पेशनगोई की है, जबकि जैकाबाद शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुकामी बाशिंदों को पानी के पंपों के नीचे और पोर्टेबल कूलिंग यूनिट्स के सामने बैठकर गर्मी की तपिश को कम करने की कोशिश वो करते देखे गए। एक ताजिर जुल्फ़िकार अली ने कहा है कि जैकाबाद के रिहायशियों को गर्मियों में ये बदतरीन हालात का सामना है। इन्होंने कहा है कि हकीकी गर्मी जून, जुलाई और अगस्त में शुरू हो जाती है। इस वक्त हवाएं बिल्कुल रुक जाती हैं और ये नाकाबिल बर्दाश्त होता है। यहाँ पे दर्जा हरारत जो है 52 सेंटीग्रेड में जाता है और उसके बचाव के लिए हम ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पे बर्फ़ की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम इसके बचाव के लिए जो भी होता है ठंडी जगह का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। दरख्त के नीचे, कहाँ छाँव के नीचे बैठते हैं।
दूसरी जानिब पापुआ न्यू गिनी के एंगा सूबे के एक गांव में बचाव की कोशिशें जारी हैं जो जुमा की तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुआ था। हालांकि हंगामी टीमें मुतासरा मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और सड़क तक रसाई बड़ी हद तक अभी भी बंद है। ये वाक़या जुमा की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब सैकड़ों लोग अपने घरों में महवे ख़ौफ थे। इस हादसे में सैकड़ों अफराद के हलाक होने का खदशा है, ताहम हलाकतों की सरकारी तादाद का ऐलान नहीं किया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक ज़मीन खिसकने के इस वाक़े में 300 लोग जिंदा दफन हो गए, जिनके बचने के आसार ख़त्म हो गए हैं। बांग्लादेश के जनूब मगरिब में रहने वाले देहातियों ने कहा है कि वो रियासत से मंजूर शुदा साइक्लोन शेल्टर्स में पनाह लेने से गुरेज कर रहे हैं। रजाकारों की तरफ से लोगों को तूफान की शिद्दत से खबरदार करने की बार बार कोशिशों के बावजूद डोकूप टाउन में रहने वालों ने कहा है कि वह पनाहगाहों में पनाह लेने के बजाय घर पर ही रहेंगे। वाज़ेह है बांग्लादेश में तूफान दस्तक दे रहा है। ये तूफान जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा बताई गई है, आज शाम टकरा जाएगा। माहिरीन मौसमियात ने कहा है कि अगर लैंडफॉल ऊंची लहर के साथ मुताबिकत रखता है तो बहुत से साहिली अजला में सैलाब आ सकता है और लाखों लोग मुतासिर हो सकते हैं। बांग्लादेश के महकमे मौसमियात ने जनूबी एशियाई ममालिक में 2 बंदरगाहों और 9 साहिली अजला के लिए इतवार को तूफान के खतरे के सिग्नल को बढ़ा दिया। उधर अमेरिका के टेक्सास में तूफान ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं, जबकि कई कारें मुतासिर हो गई हैं। शुमाली टेक्सास को हफ्ते के अवाखिर से इतवार के अवाइल तक शदीद तूफानों का सामना रहा, जिससे कई काउंटियों में वार्निंग जारी की गई। डेंटन काउंटी में हुक्काम ने बिजली की सप्लाई मुतासिर होने की इत्तला दी है। ज़राए के मुताबिक तेज़ हवाओं और तूफ़ानी बारिशों ने आम जिंदगी को मुतासिर किया। सड़कों पर दरख्त गिर गए हैं जिन्हें साफ किया जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां बच्चों की देखभाल के मरकज में जबरदस्त आग लगने से 7 नौज़ायदा बच्चे हलाक हो गए, जबकि निस्फ दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी बताए जाते हैं। मालूमात के मुताबिक आग लगने के बाद शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 बच्चों को बचा लिया गया, जिनमें से 7 बच्चे दौरान इलाज दम तोड़ गए। दिल्ली फायर सर्विस DFS के सरबराह अतुल गर्ग ने कहा है कि आग लगने की इत्तला विवेक विहार में IIT ब्लॉक B के करीब एक चाइल्ड केयर सेंटर से मिली है। गर्ग ने कहा है कि 9 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और अब तक 12 नौमौलूद बच्चों को बचा लिया जा चुका है। जख्मियों में कई बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ताहम आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। ख्याल किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट या चिंगारी के बायस लगी होगी। फिलहाल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मामले की तहकीकात में मसरूफ है। आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि बेबी केयर यूनिट में लगी आग इतनी खौफनाक थी कि आसपास के इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इमारत से आग के शोले और धुआं उठते देखकर लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को वाक़े की इत्तला दे दी। फायर सर्विस की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए बच्चों की जान बचाई है। गुजरात के राजकोट शहर में हफ्ते को एक पुरहुजूम TRP गेम जोन में लगने वाली जबरदस्त आग में बच्चों समेत 28 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए थे। इसी दौरान राजकोट गेमिंग जोन से एक खत आया है। इस खत में गेमिंग जोन में दाखिल होने वाले अफराद को एक खत पर दस्तखत करने की ज़रूरत थी। दरअसल गेमिंग जोन में दाखिल होने से पहले वहां के मुलाजमीन लोगों से फॉर्म भरवाते थे। इस फॉर्म में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुंतज़मीन किसी भी वाक़े के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये फॉर्म अंग्रेजी में है और लोगों ने कई शराइत पर दस्तखत किए हैं। इस फॉर्म से वाज़ेह होता है कि मैनेजर जिम्मेदारियों से बचने के लिए ऐसे फॉर्म पर दस्तखत करवाता था। कहा जा रहा है कि गेमिंग जोन में ना तो फायर NOC था और ना ही हिफाजती इक़दामात। गेमिंग जोन के अंदर भी एक कोने में आग बुझाने का सामान
प्लास्टिक में लपेट कर रखा गया था। अगर आग बुझाने के आलात लगाए जाते तो इस आग को फैलने से रोका जा सकता था। राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन फायरिंग के वाक़े पर राजकोट के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि खुसूसी पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तकरीर के लिए महकमा दाखिला को एक तजवीज़ भेजी गई है और गुजरात हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई SIT टीम भी उनकी तहकीक़ात में मदद करेगी और इसके बाद मज़ीद कार्रवाई करेंगे। इस बात की तहकीक़ात की जा रही है कि इसके पास FIR का NOC था या नहीं। दोनों गिरफ्तार मुल्ज़िमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को उत्तर प्रदेश के मऊ में एक जलसे-आम से खिताब किया। इन्होंने SP कांग्रेस पर पूर्वांचल को माफिया का इलाका बनाने का इल्ज़ाम लगाया। PM मोदी ने कहा है कि पूर्वांचल की यह सरजमीन बहादुरी और इनकलाब की सरजमीन है। यह वो इलाका है जहां मंगल पांडे की हिम्मत, महाराजा सुहेल देव की बहादुरी और मरहूम चंद्रशेखर जी की सुरीली आवाज़ है। ऐसे में पूर्वांचल के लिए इस इलेक्शन की अहमियत दुगनी हो गई है। PM ने कहा है कि पूर्वांचल 7 सालों से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का इंतखाब कर रहा है और इसीलिए पूर्वांचल सबसे ख़ास है। घोसी, बलिया और सलीमपुर सिर्फ MP नहीं बल्कि मुल्क के वज़ीर आज़म को मुंतखब कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले के लिए इतवार को हिमाचल प्रदेश के नाहन पहुंचे। जलसे-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने PM मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि PM मोदी मुल्क के आइन को ख़त्म करना चाहते हैं जिसे हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि इंतखाब आइन को बचाने का इंतखाब है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी, BJP को इबरतनाक शिकस्त होगी। इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी मुलाजमीन की आमदनी हमारी हुकूमत में उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। आशा और आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करते जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि हम ये कैश इंजेक्शन जो है, पैसे का इंजेक्शन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे सोच। ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है। ये मत सोचिए कि आपको फ्री गिफ्ट दिया जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, अदानी का, अंबानी का, बड़े बड़े अरबपतियों का। उन्होंने इस पैसे से लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में अलग अलग चीजें खरीदी, जमीन खरीदी, रियल एस्टेट खरीदा। मगर जो उन्होंने धन खर्चा है वो पूरा का पूरा उन्होंने बाहर खर्चा है, हिंदुस्तान में पैसा नहीं खर्चा। इसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आस्ते चलने लगी, रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। पंजाब के चंडीगढ़ में कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए PM मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि मोदी किसानों के तई इतने बेहिस हो गए हैं कि किसानों की मौत पर भी हमदर्दी का एक लफ्ज नहीं बोलते। प्रियंका गांधी ने PM मोदी को किसान मुखालिफ करार दिया। मोदी जी से पूछिए किसानों की क्या समस्या है, मुंह बंद, कुछ नहीं बोलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 10 सालों में उन्होंने कष्ट नहीं किया है ये पता करने का कि किसानों का इस देश में क्या कष्ट है। 10 सालों में एक बार किसी किसान के साथ खेती में नहीं दिखे हैं ये पूछते हुए कि आपकी समस्या क्या है। आप ये जो बहा रहे हो अपना पसीना रोज रोज, ये जो मेहनत कर रहे हो, इससे जो तुम्हारी कमाई, आपकी कमाई खत्म हो रही है, इसके बारे में मोदी जी आपसे पूछते नहीं है। एक बार किसी गरीब के घर में नहीं जाते, किसी गरीब से नहीं पूछते कि तुम सुबह उठते हो, नौकरी ढूंढने जाते हो, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है। मोदी जी को यह भी नहीं पता कि अगर 2-3 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो आज देश का जो श्रमिक है भूखा सोता है, उसके बच्चे भूखे सोते हैं।
ये भी नहीं मालूम है मोदी जी को। चुनाव के प्रचार के लिए आते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। दूसरी जानिब बिहार के कैमूर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इंतखाब के 6 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। इंतखाबात के 5 मराहल के बाद पीएम मोदी ने 310 सीटें जीतकर हुकूमत बनाने का काम कर लिया। छठे और 7वें मरहले में 400 सीटों को अबूर करना है। राज्यसभा एमपी और एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मीडिया को इंतखाबी अमल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बेदार किया। इन्होंने एक मेज़ दिखाई और इस अमल की वजाहत की कि 4 जून को नताइज का ऐलान कैसे किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि अगर इस वक्त मशीन ईवीएम खोली जाएगी तो वो उस वक्त की अक्कासी करेगी। अगर उस वक्त मशीन खोली जाए और ये किसी और वक्त की अक्कासी करे तो इसका मतलब ये है कि मशीन पहले खोली गई है। उस वक्त को मशीन के खुलने के वक्त के साथ मिलाना चाहिए। अगर कोई फ़र्क है तो इसका मतलब यह है कि मशीन के साथ पहले छेड़छाड़ की गई है। The machine is not opened, is opened at that time and reflects another time, it means the machine has been opened earlier. And if there is a difference, that means that the machine has been tampered with earlier. ये ऊपर से सब ठीक रहेगा तभी आप कहोगे कि आप अब रिजल्ट का बटन दबाइए। तो ये सब चीज़ों के लिए सब लोगों को सावधान रहना चाहिए, सब काउंटिंग एजेंट्स को और सब राजनीतिक दलों को। देखिए ये एक टेबल है और इस टेबल में ऊपर जब ये जो आफ्टर रिजल्ट बटन, ये ऊपर की जो टेबल है उसमें लिखित रूप में लिखा है कि 4 जून 24 और उसके नीचे लिखा है टाइम। सो 4 जून 24 टाइम, if the machine is opened at that time, it will reflect that time, right? If the बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा है कि छठे मरहले की वोटिंग मुकम्मल हो गई है। पीएम मोदी के वादों से नाराज लोगों ने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों के हक में वोट डाला और उनको जीतने की दुआएं दी। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दरमियान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दावा किया है कि मोदी की क़यादत वाली एनडीए 4 जून को 400 से ज़्यादा सीटों के साथ हुकूमत बनाएगी। इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि मुझे वाराणसी को कोई पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है, वाराणसी खुद पूरे मुल्क को पैगाम दे रहा है कि 4 जून को मोदी हुकूमत बड़ी अक्सरियत के साथ बनेगी और हम 400 का हिंसा अबूर करेंगे। मुझे लगता है कि लोग इस हकीकत को समझते हैं कि पिछले 10 सालों में बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की जो इज्जत बढ़ी है वो पीएम मोदी की क़यादत की वजह से बढ़ी है। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्ट्रॉन्ग रूम में होने वाले तसादुम पर डीएम रविंद्र कुमार ने कहा है कि जब गैर इस्तेमाल शुदा ईवीएम्स को गोदाम में ले जाया गया तो यूनिवर्सिटी के करीब ट्रैफिक जाम हो गया और फिर वहां कई लोग आ गए और पूछा कि ईवीएम को कहां मुंतकिल किया जा रहा है, तो मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया गया। पोलिंग में इस्तेमाल होने वाली तमाम ईवीएम्स के बारे में मालूमात उम्मीदवारों के साथ शेयर की जाती हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और उनके हामियों ने इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की तादाद बताई, फिर इसे गोदाम में जमा करा दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। अल-क़साम ब्रिगेड ने गाजा में कई इसराइली फौजियों की गिरफ्तारी का किया दावा, इसराइल ने की तरदीद। जनूबी कोरिया में 3 मुमालिक का सरबराही इजलास, जापान के वज़ीर आज़म की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान के जनूबी सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने की पेशनगोई, जैकबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बांग्लादेश के जुनूब मगरिब में रेमल साइक्लोन तेजी से बढ़ रहा है। पापुआ न्यू गिनी में जमीन खिसकने के हादसे में 300 अफराद के जिंदा दफन हो जाने का खतरा, सैकड़ों लापता, इमदादी काम जारी।
दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में लगी जबरदस्त आग, 7 बच्चे हलाक, कई जख्मी, कई बच्चों की हालत तशवीशनाक। ये इंतखाब आइन को बचाने का इंतखाब है, बीजेपी की इबरतनाक शिकस्त होगी, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मऊ में जलसे-आम से किया खिताब, एसपी कांग्रेस पर पूर्वांचल को माफिया का इलाका बनाने का लगाया इल्जाम। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।